हेलो बच्चों, की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10 मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमने चैप्टर 1 पॉलिनोमियल जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 2 में एंटर कर चुके हैं। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन क्लासेस जो है मैंने लास्ट लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले इस कंडीशंस में हमने दो टाइप के अलग अलग मेथड्स देखे थे दो चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। एक था ग्राफ मेथड और दूसरा कौन था बेटा, बीजगणितीय मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो क्वेश्चंस दिए हुए एग्जांपल्स के वो सब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एंटर करेंगे एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं पेज नंबर 29 से। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, रीमा ने सलमा से पूछा किसी खंभे का एक चौथाई भाग नीले रंग से, एक तिहाई भाग लाल रंग से तथा खंभे का शेष 10 मीटर भाग किससे पुता हुआ है, काले रंग से। तो खंभे की कुल लंबाई आपको निकालनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक खंभा बना लेते हैं। देखिएगा, ये देखिए मैंने एक खंभा बना लिया। ओके, खंभे का क्या बोला जा रहा है, एक चौथाई भाग, मान के चलिए इतना हो। ठीक, इतना एक चौथाई भाग है। ये किस रंग से पुता हुआ है, नीले रंग से ना। ठीक है, कितना हिस्सा है, 1/4, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इतना हिस्सा हम लोग और ले लेते हैं। अब ये कौन सा कलर है, लाल कलर, मान के चलिए ये कितना है, लाल कलर है। ओके, और ये कितना भाग है, एक तिहाई भाग है, 1/3 ना। ठीक, और जो बचा हुआ हिस्सा है, जो नीचे व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, ये कौन से कलर में है, काले कलर में है। कौन सा कलर है, काला कलर है। ये बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, शेष भाग है। क्या है, शेष भाग। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। कितना है बेटा, 10 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, खंभे की कुल लंबाई पूछा है। अगर मैं इस टोटल खंभे को कितना मान लूं, x मान लूं, कितना मान चल के चलता हूं, ये टोटल खंभा कितना है, x मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, x मीटर। तो मुझे बताइए इस x मीटर लंबाई के खंभे का इज इक्वल टू इतना है ना। कहने का मतलब अगर ये टोटल इज इक्वल टू एक्स है, तो इस तरफ का जितना हिस्सा है इन सभी को मिलाओगे तो एक्स के बराबर नहीं होगा, होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा है वो किसका हिस्सा है, एक्स का ही हिस्सा है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो x/4 प्लस x/3 प्लस 10। ये निकालोगे बेटा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्या है। चलिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, सबसे पहले दिया है, लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो, माना। माना खंभे की कुल लंबाई, खंभे की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना मीटर है, एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। चलिए नीले भाग की लंबाई सबसे पहले देख लेते हैं ना। नीले भाग की लंबाई, अगर खंभा टोटल x मीटर है तो नीला भाग कितना बड़ा है, x का कितना बड़ा है, x का चौथाई भाग है। ठीक है, टोटल x है तो x का चौथा हिस्सा कौन है, नीला भाग है। ठीक, तो इसको x/4 मीटर लिखेंगे ना, यूनिट किसमें है, मीटर में। दूसरा, लाल भाग की लंबाई कितनी है, लाल भाग की लंबाई, इसको देखिएगा ना, ये कितना है बेटा, x/3 मीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल खंभा x मीटर लंबा है ना, और 1/3 हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा क्या है, लाल भाग है। तो टोटल डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो ये आ जाएगा। चलिए उसके बाद काले भाग की लंबाई कितना है, काला भाग की लंबाई, इसको देखिएगा। चलिए ये बताइए कितना है, ये टोटल हो जाएगा आपका x, सॉरी x नहीं आएगा, 10 मीटर। इसको स्पष्ट रूप से दे दिया है कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है, तो वो लिख दिया हम लोग 10 मीटर। चलिए उसके बाद अब हमको खंभे की टोटल लंबाई निकालनी है, तब लिखोगे, तब खंभे की कितनी, खंभे की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, कौन कौन सा, नीला भाग, ठीक है, नीला वाला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दो। कितना कितना हो जाएगा, x/4 प्लस x/3 प्लस 10। ठीक, तो खंभे की कुल लंबाई कितनी थी आपके हिसाब से, x मीटर, यहाँ लिखो ना, खंभे की कुल लंबाई कितनी है, x मीटर। तो x इक्वल टू कितना हो गया, इतना, x/4 प्लस x/3
प्लस कितना हो गया बेटा 10। चलिए इन दोनों से में से x कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन निकाले कितना बचा 1/4 प्लस 1/3, यहाँ पे कितना है 10। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं फिर, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, कितना हो जाएगा, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x रहने दो इसको, 3 एकम 3 4 एकम 4, तो कितना हो गया 3 + 4 अपॉन 4 दिया 12, ठीक, प्लस 10। फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये x इंटू 4 दिन कितना हो गया 7/12 प्लस कितना हो गया बेटा 10। ओके, चलिए अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 7x/12 प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 7x, ये 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 अपॉन 12, ठीक। चलिए अब 12 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 12x इज इक्वल टू 7x प्लस 120, ये 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x, मतलब 12x माइनस 7x, 12x माइनस 7x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 120, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना हो गया 120/5। ओके, चलिए अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/5, 5 से डिवाइड कीजिए, इसे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो खंभा कुल कितना मीटर लंबा है बेटा 24 मीटर लंबा है टोटल खंभा ना, ये खंभा जो x दिख रहा है ये कितने मीटर लंबा है टोटल 24 मीटर लंबा है। सो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, नंबर फर्स्ट देखते हैं ना, उदाहरण नंबर 1, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों को कितने कितने अंक मिलेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, सो चलिए बच्चों इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिएगा। सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से कितने अधिक है 2 अधिक है, कहने का मतलब ये है क्या, सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से कितने अधिक है 2 अधिक है, तो मेरा ज्यादा है कि सलमा का ज्यादा है, मेरा ज्यादा है ना, मतलब सलमा का कुछ ना कुछ होगा, उससे मेरा कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो यहां सबसे पहले लिखोगे माना सलमा का अंक, सलमा का अंक इज इक्वल टू कितना है बेटा x, ठीक है, उसके बाद मेरे अंक, मेरे अंक, अगर सलमा का अंक कितना है तो मेरे अंक कितने हो जाएंगे x + 2, क्योंकि यहां लिखा है ना सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से कितना अधिक है 2 अधिक है, और दोनों के अंकों को कितना है बेटा 14 है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, दोनों के अंक क्या है, दोनों के अंकों का कितना है 14, प्रश्न ऐसा बोलता है ना, पहले का अंक x है, दूसरे का अंक कितना है बेटा x + 2, और दोनों के अंकों का योग कितना है 14। चलिए यहां से x निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा x + x 2x + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 14, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या बच गया बेटा x + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 14, तो x + 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है 2 इधर, इधर जाके डिवाइड में कितना हो जाएगा बेटा 14/2, तो x + 1 का वैल्यू कितना हो गया 2 सत्ते 14 है ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 7, ये +1 है उधर जाएगा तो -1, x का वैल्यू कितना हो गया 7 - 1 6, ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब मुझे बताइए x किसका मान है, सलमा के अंकों का मान है, तो सलमा को कितने अंक मिले x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6, तो मुझे कितना अंक मिलेगा x + 2, मतलब मेरा अंक कितना हो गया 8, याद रखिएगा ना। अतः सलमा का अंक, सलमा का अंक कितना हो जाएगा बेटा x = 6, तथा मेरा अंक कितना हो जाएगा, मेरे अंक कितना हो जाएंगे x + 2 इज इक्वल टू x + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप सो इसने आपको नोट डाउन कर लिया होगा आपने इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ना, मैं त्रिभुज बना देता हूँ। त्रिभुज आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसके कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं ना, ये वाला हिस्सा a है बेटा, ये b है, ये क्या है c है, इस वाले हिस्से को x माना गया है, ये वाला हिस्सा क्या है x + 40 डिग्री, नेक्स्ट x + 20 डिग्री,
ओके, चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन का ना। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है बेटा, आप प्रीवियस क्लासेस से ही जानते हो कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा होता है बेटा कितना, 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए ना, उस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो तीनों अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो एक कोण, दो कोण और तीन कोण, तीनों कोणों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा x प्लस कितना, x प्लस 40। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, प्लस ये तीसरा कोण का मान कितना है, x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। चलिए अब तीनों कोणों को जोड़िए, x x x 3x है तो टोटल मिला के कितना हो गया बेटा, 3x प्लस 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 इज इक्वल टू 180। तो 3x और ये प्लस 60 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 60। तो ये हो गया माइनस 60। तो 3x फिर 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 1 का 20 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 120 डिवाइडेड बाय 3। तो x का मान कितना हो गया, 3 चौके 12, 40 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, प्रत्येक अंतः कोण की माप क्या होगी। एक कोण का मान निकल गया आपका 40 डिग्री, बाकी ये दोनों कोण भी निकल जाएंगे। जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे मारा तो 40 का, फिर सभी का मान टोटल निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं, तब तब प्रत्येक अंतः कोणों की मान, प्रत्येक अंतः कोणों की मान, ठीक है, कितना कितना हो जाएगा, पहला x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 40 डिग्री। दूसरा x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मतलब x की जगह क्या रखना है, 40, और यहाँ पे एक ऑलरेडी 40 था तो कितना हो गया, 40 प्लस 40 80 डिग्री। और इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा, x प्लस 20 है ना, ये लो तीसरा। तो x प्लस 20 में क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो तीनों कोणों का माप निकल गया। पहला कोण कितने का डिग्री का है, 40 का, दूसरा 80 का और तीसरा 60 का। ये वाला 40 का है, ये 80 का है और ये कितने का है बेटा, 60 का। तीनों को जोड़ो 180 हो रहा है कि नहीं, 40 प्लस 80 कितना हो गया, 120, 120 प्लस 60 180। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, ये हो गया आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप कितना है, 60 डिग्री। तो दूसरे कोण का माप ज्ञात करो, ये बोला गया है। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट बोलता है, क्या बोलता है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप पहले से जानते हो, जैसे ही क्वेश्चन समत्रिभुज बोलता है तो एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री का ना। ये वाला कितने का है, 90 का हो गया। एक कोण का माप आपको दे दिया, मान के चलिए ये वाला कितना दे दिया है, 60 का दे दिया है। आपको ये पूछा है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे यार। आपको पता है पहले से, क्या पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री, वही लगाओ यहाँ पे। अतः हम जानते हैं पहले से, हम जानते हैं, क्या जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग का योग इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, अतः इसको देखो, ये 90 है, ये 60 है, इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180। तो x प्लस 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180। x इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, प्लस 150, उधर जाएगा तो माइनस 150। तो 180 माइनस 150, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना। चलिए सबसे पहला काम, चलिए सबसे पहला काम होता है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का, कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ही सारे आंसर्स छुपे होते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिता की आयु
पुत्र की आयु की कितनी है बेटा? दुगनी है। पिता की आयु दुगना है किसका? पुत्र की आयु का। इस कहने का मतलब यह है, अगर पुत्र की आयु को मैं x मान लूं तो पिता का आयु कितना होगा बेटा? 2x होगा। कितना होगा? 2x। वहीं पर यहां लिखेगा माना, क्या लिखोगे? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु इज इक्वल टू कितना? x वर्ष। तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तब पिता की आयु, आयु कितना मान ले? 2x वर्ष। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन में पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी? दुगनी। दुगनी मतलब दो का गुणा, तो 2 × x लिखूंगा। अगर यहाँ पर दुगनी की जगह क्या बोल देगा? 2 ज्यादा है या तो उसको हम लोग x+2 लिखते ना, 2 साल ज्यादा है बोलते तो x+2 लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? जस्ट दुगना बोला है। पुत्र अगर x साल का है तो पिता 2x साल का है, बस यही बोला है। दुगनी है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु पूछा है। अब देखो, ये भी x के फॉर्म में, ये भी x के फॉर्म में, आप दोनों का वर्तमान आयु निकाल पाओगे क्या? नहीं भाई, किसी एक का भी अगर उम्र आपको पता रहता तो मैं दोनों की उम्र निकाल देता। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर इसकी उम्र मान के चलिए कितना साल रहता? 10 वर्ष रहता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पिता पिता का उम्र कितना हो जाता? 20 साल। अगर इसका उम्र मान के चलो कितना रहता? 15 साल रहता, तो पिता की उम्र कितना हो जाता बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 साल। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि इसके आगे आपको डेटा नहीं दिया गया है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपको जो बाकी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें पूरा डेटा दिया रहेगा ना, ऐसा नहीं रहेगा आधा अधूरा। ये तो बस ट्राई इसका, इस वजह से ऐसा है। इसका हम लोग समीकरण बना के देखते हैं कि इसका समीकरण कैसे बनेगा ना। हालांकि इसका कोई पूछा जाता ना कि सारस पक्षी कितने होंगे, हिरण कितने होंगे, तो वो भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। सिर्फ इसका समीकरण हमको बना के देखना है। तो चलिए, इसको समीकरण के कंडीशन में मैं इसको फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से ना, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितनी है बेटा? कितना है? इतना इतना डेटा हुआ है, कुल 180 है। अब माना, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या, ठीक है। मैं कितने हिरण मान लेता हूं? x, ठीक है। तब सारस पक्षियों की संख्या भी मान लेता हूं मैं। तब सारस पक्षी की संख्या, ये मैं मान लेता हूं y। कितना मान लेता हूं? y। तब पैरों की कुल संख्या में लिखते हैं हम। कितना लिखते हैं? पैरों की कुल संख्या, कुल संख्या। मुझे बताओ, हिरण के कितने पैर होते हैं? कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 × x, क्योंकि हिरणों के पैरों की संख्या कितनी है? x है, तो एक हिरण के कितने पैर? 4 पैर, तो 4 × x प्लस सारस पक्षी के कितने पैर होते हैं? हर एक पक्षी के 2 ही पैर होते हैं ना, तो सारस पक्षी के भी कितने होंगे? 2, और ये 2y, क्योंकि सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितने दर्शाते थे हम लोग? y से। तो हिरणों के पैरों की संख्या 4 होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4x लिख दिए, क्योंकि हिरणों की संख्या को इससे दर्शा रहे थे, x से। तो कितने, एक हिरण के कितने पैर? 4, तो टोटल 4x। और यहाँ पर सारस पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो 2 + y। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो गई? 180, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना, पैरों की कुल संख्या कितनी है? 180। ठीक, तो ये भी क्या दर्शा रहा है बेटा? आपकी पैरों की संख्या दर्शा रहा है ना। 4x पैर हिरण के हो गए, और 2x पैर कितने, 2y पैर कितने हो गए बेटा? सारस पक्षी के। दोनों मिला के पैरों की कुल संख्या कितनी होगी? 180। ये बन गया आपका एक इक्वेशन ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। ये सिर्फ समीकरण बनाना सिखा रहे हैं ना। आगे हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो इसके क्वेश्चन और आंसर भी निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता, कैसा पूछ दिया जाता? ये पैरों की संख्या दिया जाता और पूछ दिया जाता, क्या पूछ दिया जाता? कितने हिरण और कितने सारस पक्षी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका डेटा निकाल सकते थे। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत कितना है? 45 रुपए। सो यहाँ पे लिखोगे एक कॉपी, एक कॉपी की कीमत, यहाँ पर ऐसे लिख देना, माना, माना एक कॉपी की कीमत, एक कॉपी की कीमत कितना मानता हूं मैं? x रुपए मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? x रुपये ना। चलिए दूसरा, तब एक पेंसिल की कीमत, किसका ले लेते हैं फिर? एक पेंसिल की कीमत,
इसको कितने लेते हैं? वाई रुपये। दो पेंसिल की कीमत, दो पेंसिलों की कीमत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एक कॉपी को कितना माने हो आप? एक्स। पेंसिल कितने हैं? दो है ना? एक कॉपी और दो पेंसिल है बेटा यहाँ पे। दो पेंसिलों की कीमत ना, दो पेंसिलों की कीमत, तो पेंसिल कितने हैं? दो, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 45। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और समीकरण बनाना ही आपको सीखना था। चलिए ये भी हो गया। तो ऐसे बनाते हैं समीकरण ना। कॉपी एक था तो मैंने इसको x माना, पेंसिल को भी y माना। यहाँ पे कंडीशन दिया होता है एक कॉपी दो पेंसिल, तो एक कॉपी का x लिख दिए, लेकिन पेंसिल दो था, जितना बोला जाए पेंसिल उतना यहाँ पर हम लोग लिख दिए। दो पेंसिल था तो 2y लिख दिए। अगर दो कॉपी दो पेंसिल बोलते तो यहाँ 2x प्लस 2y हो जाता। जैसा बोलता वैसा आप लोग इसको यहाँ पर लिख सकते थे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। इस चैप्टर में आपको ट्राई दिस के कुछ बहुत आसान क्वेश्चन और दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसा मैंने अभी बेसिक सिखाना, बिल्कुल आप भी समीकरण बनाने को वैसा ट्राई कर सकते हो। सो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाले दिनों में जब भी नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, हम लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण, ठीक है, जिसमें आपको मैं ग्राफ मेथड एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि होता क्या है। सो यार कैसा लगे वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगातार आपके लिए ऐसे ही फॉर्मेट लाते रहेंगे, ऐसे ही कंटेंट लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।